हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से पेपर में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। या तो डायरेक्टली आपकी इक्वेशंस दे देगा सॉल्व करने के लिए, या फिर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम देगा और फिर उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। और कोई भी चैप्टर बच्चों हार्ड या इजी तब होता है जब हम उसके कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपका ना डाउट ना बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन अप्लाई करते हैं और लीनियर इक्वेशन इस टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। और उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो ताकि इससे और भी ज़्यादा जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दे रहा है कि अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। शी वांटेड टू एंजॉय राइड ऑन द गेंट व्हील एंड प्ले हुपला, जो कि एक गेम होता है जिसमें आपको क्या करना होता है। आप लोगों ने सबने खेला होगा कि जैसे आप एक रिंग लेते हो और जो स्टॉल पे लगा होता है उसमें आप क्या करते हो, रिंग को थ्रो करते हो, और आपके रिंग के अंदर जो भी आइटम, जो भी आपका जो इक्विपमेंट है वो अगर सर्कल में आ जाता है तो फिर वो आपका हो जाता है। तो यही कहलाता है हुपला। द नंबर ऑफ times she played hoopla is half the number of ride she had on the Ghent wheel. If each ride cost 3 and the game of hoopla cost 4, how would you find out of the number of rides she had and the how many times she played hoopla provided she spent rate 20? यहाँ पे देखिए कि जो भी क्वेश्चन होता है, किस तरह के क्वेश्चन में आप लीनियर इक्वेशन अप्लाई करते हैं, जहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्या है, एक तो आपका हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो राइड हो गया, ठीक है, गेंट व्हील पे। और दूसरा वेरिएबल क्या है कि अगर हम हुपला खेलते हैं तो कितने टाइम्स खेलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको इन दोनों को रिलेट कराना है। कैसे रिलेट कराओगे, तो इसी के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स का। अब वेरिएबल्स क्या क्या हम ले सकते हैं वो उस पर आपको डिपेंड करता है। तो देखिए, जो भी आपको फाइंड करना है या जिसके रिस्पेक्ट में आपका वैल्यू दिया हुआ है या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसी के रिस्पेक्ट उसी को हम वेरिएबल लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, तो यानी कि लेट द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज एक्स। नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, तो लेट कर लेते हैं जो नंबर ऑफ टाइम्स है, टाइम्स सी प्लेड हुपला। तो बच्चों ये जो है आपका कितना है, x। और अगर आप लेट कर लेते हो लेट द नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड गेंट व्हील, तो इसमें आपका क्या है कि देखिए कि अगर आप इन दोनों को लेट कर लेते हैं x और y, तो आपके पास दो वेरिएबल हो गए, एक x हो गए, दूसरा y हो गया। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ है कि x और y के बीच में रिलेशन जो है आपको गिवन है। देखिए अगर आप सही से इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स सी हैड ऑन द राइड ऑन द गेंट व्हील। तो यहाँ पे देखिए जो हुपला है यानी x जो है वो y का हाफ है, तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, x जो है वो हाफ ऑफ गेंट व्हील यानी y है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन गया आपका। दूसरे इक्वेशन के लिए आपको कह रहा है कि इफ़ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज़, तो अगर आप एक राइड का 3 रुपीज़ दे रहे हैं तो टोटल आपने कितना राइड लिया, x, तो 3x हो जाएगा।
और अगर आप एक हुपला का जो है एक बार खेलते हैं 1 टाइम, तो उसके लिए 4 रुपीज़ दे रहे हैं। तो कितने टाइम्स आपने खेला है? y टाइम्स, सॉरी हुपला का x है तो ये हो जाएगा 4x, और गेंट व्हील का है 3 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, और टोटल हो जाएगा आपका कितना? टोटल जो खर्च किया वो कितना किया? 20 रुपीज़। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से इसको आप दोनों इक्वेशन को आप अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कई सारे मेथड है सॉल्व करने के, जिसमें से सबसे पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसी टाइप का, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया कि इसी टाइप से हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्राफिकली जो अगर हम सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि क्लास 9th में आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन के जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। और स्ट्रेट लाइन का तो यहाँ पे तो 2 इक्वेशन है, तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगे। अब 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? या तो दोनों लाइन क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या दोनों लाइन पैरेलल हो सकते हैं, या दोनों लाइन ओवरलैप कर सकते हैं, यानी कि कोइंसाइड कर सकते हैं। तो ये 3 ही सिचुएशन बन सकता है इन 2 लाइन के बीच में। अब हम समझेंगे कि कब क्या सिचुएशन बनेगा, वो हम इक्वेशन देख के समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्राफिकल मेथड में मेनली 3 चीज़ होती है कि 2 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, या तो वो कंसिस्ट करते हैं या इनकंसिस्ट होते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब आपको सॉल्व करने पे सॉल्यूशन मिलता है। तो सॉल्यूशन कहाँ कहाँ मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है कि जब वो या तो इंटरसेक्ट करता है तो एक पॉइंट पे, तो यानी कि इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे 1। अगर वो कोइंसाइड करता है तो देखिए कितने सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो इन दोनों केस में ये कंसिस्ट करता है, यानी कंसिस्टेंट होता है। और जिसमें हमें पैरेलल होता है, जहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। अब इस एक और आता है कि अगर आपको कोइंसाइड करता है, तो कोइंसिडेंट केस में क्या होता है कि लाइन का जो इक्वेशन होता है वो सेम होता है, बस क्या होता है कि उसके बीच का रेशियो अलग होता है। तो जैसे आप देखेंगे कि एक इक्वेशन है x + y = 2, ठीक है, और अगर मैं दूसरा इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दूँ 2x + 2y = 4, तो ये जो है सेम ही इक्वेशन है। अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेके इधर भेज दें, कट कर दें, तो ये भी x + y = 2 हो जाएगा, लेकिन ये दिखने में अलग अलग लगता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी इस तरीके से कोई इक्वेशन रहेगा जिसमें वैल्यू सेम ही होगी, इक्वेशन सेम रहेगा, तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। डिपेंडेंट इक्वेशन, तो ये जो है डिपेंडेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो ये भी कंसिस्टेंट होता है। जितने भी डिपेंडेंट इक्वेशन होंगे वो ऑलरेडी कंसिस्टेंट होंगे। तो इसको समझ लेते हैं यहाँ पे कि पहला आपका फर्स्ट क्या कह रहा है कि द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि कोई भी लाइन या तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पे नहीं कर सकता, क्योंकि जो लाइन होते हैं वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब ये इनका डायरेक्शन फिक्स है तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो पहला केस था कि जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में आप कह सकते हो कि इसका जो होता है ओनली 1 सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा है कि द लाइन में बी पैरेलल। लाइन क्या हो सकता है? पैरेलल हो सकता है। इस केस में द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जब लाइन पैरेलल होगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं।
तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर इनके बीच में एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में हम क्या बोलते हैं इक्वेशन को, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और इस केस में क्या था, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट है द लाइन में बी कंसिस्टेंट इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। जब कोइंसाइड करता है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। यानी कि जो डिपेंडेंट होता है, देखिए ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी सेकेंड इक्वेशन जो है वो पहले पे डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा इक्वेशन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इनके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। यहाँ देखिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर जो इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, ax + by + c = 0, ये होता है। तो जहाँ पे आप कंपेयर अगर करें तो a की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू -2 और c यहाँ पे 0 है। लेकिन इसमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -2 है। तो कैसे इन दोनों को हम कंपेयर करके बता सकते हैं, तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि यहाँ पे ना समझना होगा कि इनका जो रेशियो है, जैसे कोई भी इक्वेशन आप लिखते हो तो उसके जो है सो रेशियो होते हैं। 2 इक्वेशन है तो आप ऐसा लिख सकते हो a1x b1y c1 = 0। दूसरा आप लिख सकते हो a2x b2y c2 = 0। ये 2 इक्वेशन आपके हैं जिनके कोफिशिएंट जो है x का कोफिशिएंट है a1 a2, y का कोफिशिएंट है b1 b2 और कांस्टेंट टर्म है c1 c2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि पेयर ऑफ लाइन जो है उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, तो जब आपके फर्स्ट का जैसे a1/a2 आप निकालिए, b1/b2 निकालिए और c1/c2 निकालिए। तो जैसे देखिए a1/a2 यहाँ पे कितना है 1/3, तो 1/3। दूसरा है -2/4, -2/4 कट के क्या बन जाएगा -1/2 और लास्ट है 0/-20। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट है यानी a1/a2 है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के, ठीक है। और जब ये होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, उस केस में आपको एक ही सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी कि वो इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो और इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक ही सॉल्यूशन मिलेंगे। दूसरा है कि अगर हमारा a1/a2 की वैल्यू 2/4 है, इसकी वैल्यू 3/6 है। अगर हम देखें तो 2/4 को अगर आप कट करते हो तो आपका क्या आता है 1/2, इसको कट करते हो तो ये भी 1/2 और इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये भी 1/2 आता है। यानी तीनों ही इक्वल हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों ही रेशियो इक्वल हैं। और इस केस में क्या होता है कि कोइंसिडेंट लाइन बनते हैं, यानी कि लाइन ओवरलैप करते हैं, एक लाइन पे दूसरा लाइन ओवरलैप हो जाते हैं। और उस केस में हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप खुद देखिए कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। समझ गए। उसके बाद आता है कि अगर हम a1/a2 और b1/b2 देखें तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो इसको भी कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। बट ये जो है ये 1/3 है, तो यानी कि पहला और दूसरा इक्वल है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। इस केस में आपके जो लाइन होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं और पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इस केस में नो सॉल्यूशन हो जाता है। अब बात आती है कि कब कब आप जो है इसको कह सकते हैं कंसिस्टेंट है और कब कब इनकंसिस्टेंट है। तो जहाँ जहाँ सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो आप इसको कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट और इन दोनों को आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या है इनकंसिस्टेंट, ये है कंसिस्टेंट। क्लियर है।
तो देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर डिपेंड करके कि कैसे जो है सो आप बना सकते हैं, बता सकते हैं कि कब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे और किन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, किसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स लेके अच्छे से क्लियर करेंगे, ग्राफिकल मेथड समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो मिस मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।